Okay, so shall we start? Yes, ma'am. चलें, हम लोग कंटिन्यू करने लगे हैं अपना लास्ट लेक्चर जो कि हमने बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर किया था MCQs। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, लिपिड्स के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है इट इज़ एन अमाइनो एसिड, यानी कि इनमें से ये सारे क्या हैं हमारे पास अमाइनो एसिड, एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, सीरीन, Choline. कोलिन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। कोलिन, यू रिमेंबर मैंने बताया था कोलिन हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होती है। कोलिन इज़ नॉट एन अमाइनो एसिड। And C option. ऑप्शन नंबर सी यानी कि इथेनॉल, इथेनोलामाइन। Yes, ma'am. अच्छा, इथेनोलामाइन भी नाइट्रोजनस बेस होती है। Aspartic acid. सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन जो कि आपने नहीं बोला वही सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, सीरीन। सीरीन और एस्पार्टिक एसिड, इन दोनों में से आपको वो चूज़ करना था अमाइनो एसिड जो कि फॉस्फोलिपिड का पार्ट है। तो कोलिन हमारे पास बिल्कुल फॉस्फोलिपिड का पार्ट होता है, लेकिन कोलिन हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। और सीरीन हमारे पास वो अमाइनो एसिड है जो कि फॉस्फोलिपिड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, मैंने सीरीन का नहीं बताया था, लेकिन अब आई थिंक इट्स So, क्लियर नाउ। चलें, कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर 36? myelin sheet of neuron is composed of. माइलिन शीथ किसे कहता है? न्यूरॉन, हमें पता है ब्रेन सेल को न्यूरॉन कहता है, जिसके पास इस तरीके से सेल बॉडी होती है। और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अच्छा, तो हमारे पास न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन ब्रेन सेल का दूसरा नाम न्यूरॉन है। उसकी कुछ इस तरीके से हमारे पास, जैसे हर सेल का जो न्यूक्लियस होता है, और आपको दिखाया जाता है कि एनिमल सेल इस तरीके का दिखता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, बाकी सारे ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं। तो हमारे पास सारे सेल्स इस तरीके से सर्कुलर परफेक्ट नहीं होते। कुछ सेल्स थोड़े अजीब वियर्ड शेप्स के भी होते हैं, जैसे कि न्यूरॉन हो गया, नेफ्रॉन हो गया, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेल्स हैं, बहुत एडवांस्ड सेल्स हैं, ठीक है। न्यूरॉन एक बहुत ज़्यादा एडवांस सेल्स, आप देखेंगे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड नर्वस सिस्टम नहीं होता। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास, पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है इसकी मेन जो सेल, इसे हम कहते हैं सेल बॉडी। असल जो इसका सेल, जो इसके ऑर्गेनल्स वगैरह होंगे वो इस जगह पे होंगे, दिस पार्ट, जिसको मैंने यहाँ पे सेल बॉडी लिखा है। और बाकी आप ये जो देख रहे हो, ये जो एक्सटेंशंस इस तरीके से अजीब सी कुछ एक्सटेंशंस निकली हुई हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कोई धागे निकले हुए हों सेल बॉडी से, इनको हम क्या कहते हैं? इनको डेंड्राइट, एग्जैक्टली डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो हमारे पास है एक बहुत लंबी सी स्ट्रैंड, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है न्यूरॉन का, इसे क्या कहते हैं? Axon. एक्सॉन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? ये एक्सॉन के एंडिंग पार्ट हैं, तो इसीलिए इनको एक्सॉन टर्मिनल्स कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको, अच्छा, न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? न्यूरॉन का फंक्शन होता है इम्पल्स यानी कि केमिकल सिग्नल को जनरेट करना, और दूसरी बात ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल जाता है। तो जो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन इसके ऊपर पड़ा हुआ था, तो अब इसके एक्सॉन टर्मिनल से सिग्नल आया, तो रिसीव किसने किया सिग्नल्स को, किस पार्ट ने? Dendrites. डेंड्राइट्स ने, ठीक है। फिर डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी, देन एक्सॉन से ये सिग्नल जाता है एक्सॉन टर्मिनल, एंड देन उसके बाद इसी तरीके से ये सिग्नल जो है वो पास ऑन होता है, Dendrite. एक्सॉन टर्मिनल पे जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास माइलिन शीथ भी न्यूरॉन का हिस्सा होती है, कुछ न्यूरॉन्स के पास, सारे न्यूरॉन्स के पास नहीं।
ये एक वेरिएबल पार्ट है, यानी कि किसी के अंदर है किसी के अंदर नहीं है। तो कुछ न्यूरॉन्स के पास इस तरीके से एक लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, इसको हम कहते हैं क्या? माइलिन शीथ। अच्छा, माइलिन शीथ हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पर किसके ऊपर है? एक्सॉन के ऊपर है। माइलिन शीथ का काम क्या होता है? माइलिन शीथ का काम होता है प्रोटेक्ट करना न्यूरॉन को। उसके बाद जो इम्पल्स की, जो मैसेज को आगे पहुँचाने की जो स्पीड होती है, इम्पल्स ट्रांसफ़र करने की अगले न्यूरॉन तक, वो स्पीड को भी जो माइलिन शीथ है वो इंक्रीज़ कर देती है। क्योंकि जिस जगह पे माइलिन शीथ होगी वहाँ पे इम्पल्स नहीं आएगा, तो इम्पल्स बेसिकली जंप करके यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर इस तरीके से क्या जल्दी उसकी स्पीड बढ़ गई, राइट? उसको ये डिस्टेंस कवर ही नहीं करना पड़ा। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर अगर आपसे पूछा जाए, बताइए इम्पल्स की जो वेलोसिटी, जो स्पीड होती है वो हाई होती है, ज़्यादा होती है किसके अंदर? माइलिनेटेड न्यूरॉन के पास या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के पास? ठीक है, माइलिनेटेड के पास। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके पास माइलिन शीथ होती है जो कि इम्पल्स जनरेशन को स्पीड अप कर देती है, उस प्रोसेस को। अब अच्छा जी, तो हमारे पास ये क्लियर हो गया। अब माइलिन शीथ बनी हुई किससे होती है? क्वेश्चन में यही पूछा है कि न्यूरॉन की जो माइलिन शीथ होती है उसके अंदर कौन सा लिपिड, पहले मैं तुम्हें बता दूँगी लिपिड से बनी हुई होती है, ठीक है? तो कौन सा लिपिड होता है उसके पास? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? एनी गैसेस? एग्जैक्टली, गुड। तो स्फिंगोलिपिड्स हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर पाए जाते हैं। यू रिमेंबर हमने एक ऑर्गेनल पढ़ा था, लाइसोसोम। और लाइसोसोम के अंदर मैंने आपको लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ पढ़ाई थी, जहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ें थी, कौन कौन सी डिजीज़ थी? एक थी गॉशर्स डिजीज़ और एक थी टे6 डिजीज़, राइट? तो जो टे6 डिजीज़ थी उसके अंदर क्या हो रहा था? किस चीज़ की एक्यूमुलेशन हो रही थी टे6 के अंदर? ब्रेन सेल की नहीं, ब्रेन सेल के अंदर किस कंपोनेंट, किस कंपाउंड की? खैर, आपने थोड़ा बहुत सही बताया है कि चलें, ब्रेन सेल से रिलेटेड हमारे पास टे6 डिजीज़ होती है। टे6 के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास ब्रेन सेल्स के अंदर लिपिड की एक्यूमुलेशन हो रही थी, याद है लिपिड की, तो वो कौन सा वाला लिपिड था? वो ये स्फिंगोलिपिड था। जब स्फिंगोलिपिड, समझ लीजिए ब्रेन सेल है, उसके अंदर लाइसोसोम काम नहीं कर रहा, स्फिंगोलिपिड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ? हमारे पास ब्रेन सेल्स की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई, मेंटल रिटार्डेशन हुई, तो इसे हम कहते हैं टे6 डिजीज़। यहीं पे ग्वाशर डिजीज़ क्या थी, जहाँ पर क्या हो रहा था? कौन से दो ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे थे? लिवर। हाँ जी, लिवर, और दूसरा किडनी। नो, यहाँ पे आपके पास लिवर और स्प्लीन के अंदर लिपिड की, फैटी एसिड की एक्यूमुलेशन हो रही थी। स्प्लीन, दूसरा ऑर्गन कौन सा है? स्प्लीन नहीं, सॉरी, स्प्लीन, ठीक है, उसकी स्प्लीन। फ्यू डेज बैक आई वाज रीडिंग दिस समवेयर, जहाँ पे मुझे पता लगा कि स्प्लीन को उर्दू में क्या कहते हैं। आई डिडंट नो दैट बिफोर, सो इट वाज लिटिल बिट वियर्ड एंड बहुत अजीब सा नाम मुझे लगा उसका। स्प्लीन को उर्दू में क्या कहते हैं वैसे? डू यू नो, लाइक एनीबडी? स्प्लीन को हम कहते हैं, नो, स्प्लीन इज कॉल्ड एज तिल्ली। Yes. Anyways, let's move to the next question. Question number 37, जहाँ पे उन्होंने पूछा है how many double bonds are या फिर is present in our group of
ओलिक एसिड। पहले तो ओलिक एसिड क्या है? ओलिक एसिड एक तरीके का फैटी एसिड होता है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाए थे फैटी एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड। हाँ जी। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसके अंदर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है सारा का सारा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड होता है। अब वो पूछ रहा है डबल बॉन्ड होता है उसके अंदर, तो ये कौन सा है? ओलिक एसिड के अंदर डबल बॉन्ड पूछा है, तो यानी कि ओलिक एसिड हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। यस। अब ओलिक एसिड के अंदर कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो पूछा है आपसे। वैसे मैं बता दूं मैंने ऑलमोस्ट आपको आंसर बता दिया है। नाउ इफ़ यू नो व्हाट इज़ दिस तो डेफिनेटली आप आसानी से जवाब पता लग जाएगा सबको। ये क्या लिखा हुआ है? MUFA, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दो तरीके का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, एक होता है म्यूफा, एक होता है प्यूफा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो ओलिक एसिड है वो म्यूफा है, तो यानी कि इसके पास कितना डबल बॉन्ड होगा? मोनो का मतलब क्या होता है? एक मैम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज लीस्ट लाइकली, सबसे कम टू बी फाउंड इन वैक्सेस। वैक्सेस के अंदर सबसे कम इनमें से कौन सा फैटी एसिड पाया जा सकता है? सबसे कम। ओलिक एसिड। नो। स्टेरिक एसिड। अच्छा देखें, हमारे पास वैक्सेस, डू यू रिमेंबर वैक्सेस क्या थी? वैक्सेस हमारे पास सिंपल लिपिड की टाइप थी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड था और जो है वो ग्लिसरॉल था, यानी कि ग्लिसराइड्स थे वैक्सेस हमारे पास। तो केमिकली जो वैक्सेस होते हैं वो हमारे पास लंबी लंबी चेन्स होती हैं, उनके अंदर कोई भी जो है वो डबल बॉन्ड नहीं होता, या फिर बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर जो फैटी एसिड होता है वैक्सेस के अंदर वो कौन से होता है? सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। तो हमारे पास इसके अंदर जो भी फैटी एसिड आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे वो हमारे पास वैक्स के अंदर नहीं पाया जा सकता, ठीक है। एक तो ये रीज़न है। दूसरी बात ये कि वैक्स जो होती है उसके अंदर हमारे पास अल्केन होता है, यानी कि सैचुरेटेड चेन होती है, यानी कि कार्बन के दरमियान में हमारे पास जो है इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन जिनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। दूसरी मतलब इसके अलावा आपने बात याद रखनी है कि वैक्सेस जो होती हैं वो लॉन्ग चेन की होती हैं। लॉन्ग चेन का मतलब क्या है कि उनके अंदर तकरीबन 25 से 35 यानी कि 25 से 35 कार्बन्स होंगे। तो इन ऑप्शंस में से आपको वो फैटी एसिड चूज़ करना है जो कि एक शॉर्ट फैटी एसिड है। जैसे आप स्टेरिक एसिड देखें तो उसके अंदर ओलिक एसिड के अंदर तकरीबन 18 कार्बन होता है। पल्माइटिक एसिड के अंदर आई डोंट रियली रिमेंबर स्टेरिक के अंदर पल्माइटिक के अंदर कितने होता है, लेकिन खैर इनके अंदर भी देयर आर अबाउट 22 इतने अमाइनो एसिड्स, सॉरी नॉट अमाइनो एसिड्स, कार्बन्स होता है। एसिटिक एसिड के पास कितने कार्बन होता है? 2 कार्बन होता है, 2, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत कम चांसेस हैं कि वैक्सेस के अंदर आपको एसिटिक एसिड मिले, क्योंकि वैक्स की आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली, ये तो एक सिंपल लिपिड है, इसके अंदर अल्केन होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला। दूसरी बात ये कि इट्स अ लॉन्ग चेन, ठीक है। इसके अंदर जो कार्बन होंगे वो तकरीबन 25 to 35 की रेंज में होंगे, कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 35 कार्बन। तो एसिटिक एसिड तो बहुत ही शॉर्ट चेन हो गई ना, कार्बन की सिर्फ 2 कार्बन है। क्लियर हो गया?
Yes, ma'am. थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था ये, बट इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट कि अच्छा वैक्सिस की ये मेन पॉइंट्स है, तो उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इवन इफ़ यू डोंट नो द नंबर ऑफ कार्बन, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन दीज फैटी एसिड्स. विद दिस लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 39, जिसके अंदर उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म अ बायोपॉलीमर. अच्छा, बायोपॉलीमर इनमें से कौन सी चीज़ बायोपॉलीमर नहीं फॉर्म कर सकती? अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है, मोनोसेक्राइड से क्या चीज़ बनती है Fatty जी? acid. इसका सही एग्जैक्टली इसका सही जवाब क्या है? फैटी एसिड. मैंने बताया था कि लिपिड बायोपॉलीमर नहीं बना सकता. लिपिड जो है उसका खुद का कॉम्पोनेंट्स तो होता है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल, लेकिन वो एक लंबी चेन नहीं फॉर्म कर सकता जैसे कि और पॉलीमर्स करते हैं. तो लिपिड इज़ लाइक समथिंग वियर्ड है. तो ये मैक्रोमोलिक्यूल, इसका साइज़ वगैरह उस हिसाब से, लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये लॉन्ग चेन नहीं फॉर्म कर सकता. इसे हम पॉलीमर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं. फिर हमारे पास जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो है न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स आर न्यूट्रिशियस. न्यूट्रिशियस का मतलब क्या है कि उनसे कुछ ना कुछ आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सिवाय न्यूट्रिशियस यानी कि जिससे आपको एनर्जी मिले, जिसको ब्रेक डाउन करने से आप एटीपी बनाओ. तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि न्यूट्रिशियस नहीं है? Nucleic acid. एग्जैक्टली, वेरी गुड. क्यों? मैंने एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है. हाँ जी, देखिए कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन, कार्बोहाइड्रेट आप ग्लूकोज का एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पे मैंने बताया भी था कार्बोहाइड्रेट Protein. आपको 1 ग्राम शुगर से, 1 ग्राम ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज होती हैं? 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज मिल रही हैं. प्रोटीन से भी तकरीबन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम. लिपिड से और उल्टा आपको डबल एनर्जी मिलती है, यानी तकरीबन 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम. न्यूक्लिक एसिड से हम लोग एनर्जी नहीं लेते, उसका काम कुछ और होता है. उसका काम होता है हमारे पास इनसे भी बढ़कर न्यूक्लिक एसिड का इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी के अंदर. उसके बाद बल्कि न्यूक्लिक एसिड ही तो बनाता है प्रोटीन, कंट्रोल करता है हर चीज़ Yes, को. ma'am. ठीक है, तो Control center. क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, इट कंटेन्स नाइट्रोजनस बेस. इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है? तो आप एक एक करें, ऑप्शन को डायसेक्ट करें और फिर उसे बताएं कि अच्छा ये तो ये है, ये तो ये है. जैसे ग्लाइकोजन है, वो क्या है? Glucose. ग्लाइकोजन पॉलीमर है, उसका मोनोमर ग्लूकोज होता है. सेल्यूलोज क्या है? Yes, ma'am. Cellulose भी polymer है. एग्जैक्टली, और इसका मोनोमर भी ग्लूकोज होता है. हीमोग्लोबिन क्या है? Hemoglobin. हीमोग्लोबिन क्या क्या है? हीमोग्लोबिन Monomer. हीमोग्लोबिन कार्बोहाइड्रेट है, मोनोमर सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बो प्रोटीन है, या फिर कौन सा बायोमोलिक्यूल है? न्यूक्लिक एसिड नहीं, हीमोग्लोबिन Protein. प्रोटीन है. तो इसमें हमसे पूछा है कि नाइट्रोजनस बेस किसके पास होगी. तो नाइट्रोजनस बेस हमने किस में पढ़ा था? न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा था. न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर यानी कि न्यूक्लियोटाइड. तो सही जवाब है एटीपी. एटीपी मैंने बताया था, एटीपी हमारे पास क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड, और इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस पाई जाएगी. Yes, ma'am. फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ईल्ड फॉस्फोरस ऑन हाइड्रोलिसिस. ईल्ड का मतलब होता है रिजल्ट. फॉस्फोरस, किस चीज़ से आपको फॉस्फोरस नहीं मिलेगा अगर आप उसे तोड़ोगे? तो आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सोच के और फिर जवाब दें. RNA
है मैम. आरएनए का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में तो फॉस्फेट होता था. न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड में नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में क्या था? पेंटोज शुगर थी और नाइट्रोजनस बेस थी ना. इसके अंदर फॉस्फेट कहाँ था? अगर इसके साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो आप उसे फिर न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. यस, दिया है मैम. अच्छा 43 का क्वेश्चन नंबर 43 का आप डीएनए कह रहे हैं. 42 का मैम. 42 का तो न्यूक्लियोसाइड होगा ना. कैन नॉट ईल्ड. फॉस्फोरस नहीं निकल सकता जिससे, तो फॉस्फोसाइड को तोड़ने से आपको फॉस्फेट कैसे मिलेगा? फॉस्फोरस कैसे मिलेगा? यस मैम. 43 पे आ जाएं. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? दिया है मैम. डीएनए में तो होगा ही होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. आरएनए में भी होगा. डैड. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे नहीं होता? ये एटीपी में नहीं होता. मैम डैड क्या? नैड आई टोल्ड यू. निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड. जहाँ पे हमने देखा था कि निकोटिनामाइड क्या था? नियासिन से निकला हुआ विटामिन B3 का दूसरा नाम था. यस मैम. ठीक है. हमारे पास एटीपी क्या है? एटीपी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पर होता है? दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसे आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहता है. और एटीपी तो बेचारा एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, राइट? यस मैम. जबकि नैड निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड. एटीपी हमारे पास एक सिंगल, एक अकेला न्यूक्लियोटाइड है. डीएनए न्यूक्लियोटाइड की चेन है. आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड की चेन है. एनएडी ऐसा है. मैम इसमें फॉस्फेट तो नहीं होते हैं. ट्राइफॉस्फेट है ना इसमें. ऐसा नहीं होगा. आप देखें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का मतलब क्या था कि भाई न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में जो बॉन्ड था वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था. ठीक है. यस मैम. उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44. न्यूक्लिक एसिड इज डैश. न्यूक्लिक एसिड क्या है? Nucleic acid monomer of macromolecule. Monomer of macro. Polymer of macro. Polymer and polymer of micromolecule. देखिए मोनोमर तो है नहीं. मैक्रोमोलिक्यूल या माइक्रो? And macro nucleoside nucleic acid. तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है. Yes, ma'am. ठीक है. मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि पॉलीमर है. पॉलीमर का एक दूसरा नाम होता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल. माइक्रो यानी कि साइज़ में छोटा, मैक्रो बड़ा. उसके बाद हमारे पास टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जो कि हमने प्रॉब्ली नहीं किया था. यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे मैं बता दूँगी. ये टॉपिक हमने कवर नहीं किया था लेसन्स में. तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जब दो बायोमॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक नया बायोमॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, वो कहलाता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल. कॉन्जुगेट का मतलब होता है मिलना, कॉन्जुगेट होना, जोड़ना. तो जब दो बायोमॉलिक्यूल्स कॉन्जुगेट होंगे वो कहलाएंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिपिड लूँ और लिपिड के साथ हम लोग प्रोटीन को जोड़ दें, इनकी जो एसोसिएशन होगी वो क्या कहलाएगी? Conjugation. लिपोप्रोटीन कहेंगे आप इसे. Yes, ma'am.
अगर यहीं पे हम लोग क्या करें, हम ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को मिलाएं तो क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जो कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से बनते हैं। हमारे पास जो एंटीजन्स होते हैं वो ग्लाइको प्रोटीन से बने हुए होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे 45th क्वेश्चन में उन्होंने बोला है न्यूक्लियोहिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन डैश। न्यूक्लियोहिस्टोन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? हिस्टोन, रिमेंबर इट्स अ प्रोटीन जो कि डीएनए की पैकेजिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। यस सर। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? राइबोसोम्स में है। डीएनए राइबोसोम में होता है। और देन न्यूक्लियोलॉई न्यूक्लियोलाई प्लूरल होता है न्यूक्लियोलस का। क्रोमोसोम्स में है। एग्जैक्टली, सिंपल सा क्वेश्चन था ना ये तो, क्रोमोसोम में। सो द ट्रिक टू एमसीक्यू इज, क्या आपने थोड़ा सा एक मतलब 30 सेकंड तक, कम से कम 30 सेकंड तक उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के सारे ऑप्शंस को देखना है। एक ऑप्शन जो आपको नज़र आ जाए और आपको लगे अरे ये तो होगा, सो डोंट अज्यूम कि वो सही जवाब है। यू नीड टू फर्स्ट डायसेक्ट ऑल द ऑप्शंस। उसके बाद अगर आपको सही जवाब नहीं भी पता तो आप क्या करेंगे, सबसे एक छोटी सी टिप यहाँ पे ये होगी जो मैं देना चाहूँगी कि यू नीड, पहले तो आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद ये हम लोग ये मान लेते हैं अभी के लिए, ये अज्यूम करके चलते हैं आपको सही जवाब नहीं पता, यू डोंट नो, यू डोंट हैव अ क्लू अबाउट दैट क्वेश्चन। तो अगर आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन से रिलेटेड टर्म के बारे में पता है, अच्छा हिस्टोन कहाँ पढ़ा था मैंने? ये तो हमने पढ़ा था डीएनए पैकेजिंग के अंदर, कि डीएनए जो होता है वो हिस्टोन के साथ मिलता है, वो क्या बनाता है, वो न्यूक्लियोसोम बनाता है, फिर वो एक चेन हो बनती है जिसको क्रोमैटिन कहते हैं, और क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो एक तो आप क्वेश्चन से आंसर निकाल लोगे कि ये मैंने कहाँ पढ़ा था उस चीज़ से। अगर आपने पढ़ा हुआ भी नहीं है तो वो तो एक अलग बात है, उसके लिए फिर कोई ट्रिक टिप नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर वहाँ पे तो यू आर लाइक यू हैव टू मेक अ गेस। और जो दूसरा तरीका है उसमें ये होता है कि आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को पढ़ लेना है, और उसके बाद सबने क्या करना है कि अगर आपको सही जवाब नहीं पता तो आपने एक एक हर क्वेश्चन को मैच करना है हर ऑप्शन से। हर क्वेश्चन नहीं, मेरा मतलब क्वेश्चन को मैच करना है आपने हर ऑप्शन के साथ। अच्छा, न्यूक्लियोसोम हिस्टोन आर प्रेजेंट इन, ठीक है, हिस्टोन मैंने डीएनए पैकेजिंग में पढ़ा था। तो देखते हैं कि राइबोसोम से मिलता है ये क्वेश्चन। अब राइबोस अपने आप को सवाल करना है आपने, अच्छा राइबोसोम का काम क्या था? प्रोटीन बनाना। तो क्या डीएनए आपको राइबोसोम में मिलता है? नहीं मिलता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम था सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसके पास खुद का इसका डीएनए होता है और उसके पास कोई भी हिस्टोन प्रोटीन वगैरह नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। रही बात क्रोमोसोम और न्यूक्लियर, तो इस तरीके से आपने हर ऑप्शन को डील करना है। तो ये जो मेथड होता है इसको कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस, कि आपने एक एक ऑप्शन को देखना है और जो ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, थोड़ा सा डाउट वाला लग रहा है, उसे आप एलिमिनेट कर देंगे। बाकी आपके पास 3 ऑप्शन बच गए, फिर तीसरे वाले को भी इस तरीके से पढ़ना है, उसको एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस रह जाएंगे लास्ट में, फिर उसमें आपको थोड़ा सा देखना है कि जो आपको सही लगता है वो करना है, या फिर अगर नहीं समझ आ रहा है, दोनों कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, देन the last thing is like you need to make a guess or anything. Question number 46 है वही से, अब आप you need to think about it and then speak out the right answer. Question number 46 में उसने पूछा conjugated histone proteins R dash. कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है कि जब 2 चीज़ें आपस में मिली होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में मैंने आपको चीज़ बताई थी कि हिस्टोन के कितने यूनिट्स होते हैं? 8, जिसको हमने क्या कहा था? हिस्टोन ऑक्टोमर। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन क्या है?
transport protein. देखिए ट्रांसपोर्ट करवाना किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि मैंने पहले नहीं बताया, अभी मेंशन कर रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। पहली बात कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एग्जाम्पल में आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या ट्रांसपोर्ट करता है? Oxygen. ऑक्सीजन। रेगुलेटरी प्रोटीन यानी कि जो कि बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? Pancreas. Insulin. हार्मोन, ठीक है, हार्मोन को ही हम रेगुलेटर्स कहते हैं, मैंने पहले मेंशन भी किया था बहुत सारे लेक्चर्स में। तो हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन्स या फिर रेगुलेटर्स। स्ट्रक्चर ओनली। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा 46 का? Structural. अच्छा देखिए हमारे पास हिस्टोन्स के बारे में। हिस्टोन हमारे पास अगर आप बात करें क्रोमोसोम के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन कौन सा पाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? Histone protein. ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास चीफ प्रोटीन होता है जो कि आपको क्रोमोसोम में या फिर आप बोल सकते हैं क्रोमैटिन में मिलता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो रेगुलेशन में भी मदद करता है, ठीक है, जीन रेगुलेशन के अंदर, और ये डीएनए को पैकेज करवाने के अंदर भी हेल्प करता है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर रहा है यानी कि क्रोमैटिन भी बना रहा है और जीन रेगुलेशन में भी काम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 47 हमारे पास सवाल है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं है? देखें क्वेश्चन को, सारे ऑप्शंस को पढ़ें Glycolipid man. दोबारा से, सारे ऑप्शंस को पहले रीड द ऑप्शंस केयरफुली। And C option. C option. देखिए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल पूछा है उसने। जब दो नए तरीके के बायो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है। सही जवाब है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था? लिपिड के अंदर। फॉस्फोलिपिड क्या है? एक कॉन्जुगेटेड लिपिड है, वो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं है। फॉस्फोलिपिड के अंदर दो अलग अलग एक लिपिड मिल रहा है और एक दूसरा कोई जैसे फॉस्फेट आके मिल गया उसके साथ। तो phospholipid is not a conjugated molecule, it's a conjugated lipid। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा it was a very easy question, right? Yes, ma'am. So you need to see the questions very carefully और फिर उसको क्वेश्चन से मैच करके देखना है। 48 में पूछा है most of the cellular secretions are dash। सेल्युलर सिक्रीशंस, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा सेल्युलर सिक्रीशंस किस ऑर्गेनल से होती हैं? ये एक रैपिड क्वेश्चन है, इसमें आपने जल्दी से जवाब देना है। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं दिए मैंने आपको। Ma'am, nucleoprotein. नॉट फ्रॉम दीज ऑप्शंस। मैंने कहा है कि इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके देखते हैं। नया सवाल है कि भाई हमारे पास कौन से ऐसे ऑर्गेनल से बॉडी सेल की 80-90% ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ सिक्रीशन कौन से ऑर्गेनल से निकलती है? ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है? Nucleus से ma'am. नो मतलब ऐसे सेल्स Secretion जो में क्या निकलता है? सिक्रीशन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गए, ये सब सिक्रीशंस तो हैं। जो भी सेल सिक्रीट कर रहा है अपने बाहर भेज रहा है वो सिक्रीशन है, सेल्युलर सिक्रीशन।
मैंने बताया भी था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशन का काम करते हैं, उनके अंदर सबसे एडवांस्ड कौन सा ऑर्गेनल था? गोल्जी बॉडी थी। Yes, ma'am. तो गोल्जी बॉडी, रिमेंबर, गोल्जी बॉडी का काम था सेलुलर सिक्रीशन, और वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा सेलुलर सिक्रीशन किस कॉम्पोनेंट की होती है? न्यूक्लियोप्रोटीन्स थोड़े से रेयर होते हैं, लिपोप्रोटीन्स भी ठीक है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये जो है इनकी क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, और इनमें से भी अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। Yes, ma'am. अच्छा, उस यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो गए बायोमोलिक्यूल के। अगला जो ये आपको यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चंस दिख रहे हैं एंजाइम के हैं, इसको अभी के लिए हम स्किप कर देंगे क्योंकि एंजाइम चैप्टर हमने अभी नहीं कवर किया। यहाँ से हमारे पास शुरू होते हैं पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ जो कि बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से ही हैं। जो भी एंजाइम वाले होंगे उससे हम फ़िलहाल स्किप कर देंगे।